हम लोग पिछले वीडियो में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, है ना। आज उसी से रिलेटेड एक चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं उसको। ठीक है, बस समझ गए ना, स्पेस ना दीजिएगा सुपरपोजिशन के बीच में, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सुधार कर लेंगे अपने नोट्स में। चलिए जी, चलिए, इसमें बताया गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ना कि एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो उस पर क्या होता है ना कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स निकल के आएगा, है ना, वो क्या होगा, सभी इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो इस वाले पे फोर्स लगाया जाएगा उनका वो वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। उनका किसके बराबर हो जाएगा? वो वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि उस चार्ज पार्टिकल पे या चार्ज बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 F1n वेक्टर। जहाँ पे F12 वेक्टर ये बता रहा है कि A लगा हुआ फोर्स क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। उसके बाद में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, मतलब जो भी यहाँ पे पॉसिबल चार्जेज है इनका नाम देखो। यहाँ पे इस वाले का 1 लिया गया है, बाकी इनका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से है ना। तो इस 2 के द्वारा देखिए यहाँ पे लगा हुआ फोर्स है, 3 के द्वारा लगा हुआ है, 4 के द्वारा लगा हुआ, इसी तरह से ढेर सारे और भी चार्ज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो सभी को आप वेक्टर सम कर दोगे इंडिविजुअल फोर्स को, है ना। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पे वो नेट फोर्स निकल के आ जाएगा, है ना। ये चार्जेस प्लस रहे माइनस रहे उससे फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। अच्छा, इससे जो रिलेटेड जो सवाल है आपके कॉपी में ढेर सारा करवाया हुआ है, बहुत समय लगता है इसको करवाने में, है ना। नहीं हो तो कम से कम जो है, नहीं तो भी जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन किया गया होगा। जैसे अगर हम बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल का, है ना, तो इसमें जो है वो जैसे मान लीजिए ना कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सभी साइड्स आपस में बराबर है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक चार्ज कितना है Q1 है, यहाँ पे चार्ज कितना Q2 है, और यहाँ पे चार्ज कितना है Q3 है। बस समझ गए ना। तो बोल रहा है कि Q1 पे जो है इन दोनों के द्वारा जो नेट फोर्स निकल के जो आएगा वो कितना निकल के आएगा। तो अगर हम 1 पर 2 के द्वारा देखें फोर्स, मान लीजिए कि ऑल जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 के द्वारा 1 को इस तरफ से जो है रिपेल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उसके बाद 3 के द्वारा जो देखिएगा यहाँ पे, तो ए जो है रिपेल इस तरह से कर दिया जाएगा, इस डायरेक्शन में कर दिया जाएगा, एंड इट्स नेम विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब जरा देखिएगा, मान लीजिए कि सभी चार्ज आपस में बराबर बराबर है यहाँ पे, है ना, या जो भी चार्ज दिया रहेगा अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ए वाला डिस्टेंस मान लो ए है, ए वाला डिस्टेंस है, ए वाला डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में 1 2 और 1 3 के बीच में डिस्टेंस बराबर है, चार्ज भी मान लीजिए बराबर है सभी का। तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इस फोर्स को भी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। उसके बाद में चूंकि ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, टेबल भी कितना हो जाएगा 60, इसके 60 के सामने कितना होगा 60। इसका मतलब यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद में आप वेक्टर का नियम लगा दो, है ना। समेशन ऑफ 2 वेक्टर में आर बराबर होता था √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना, तो cos थीटा। या तो आपको जो शॉर्टकट जो टेबल बताया गया है रिजल्टेंट में, है ना, कि 0 डिग्री पे जोड़ दीजिए, 90 डिग्री पे √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, 180 पे घटा दीजिए, है ना। 120 पे अगर दोनों बराबर है 120 डिग्री के एंगल पे, तो उसमें से जो निकल के आएगा वो ए या बी के बराबर ही हो जाएगा रिजल्टेंट। या तो फिर अगर 60 डिग्री के एंगल पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, देन उसका जो वैल्यू है रिजल्टेंट का वो f√3 हो जाएगा, जहाँ पे f का वैल्यू आपको सामने में दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से सवाल जो है आप कर सकते हैं, स्क्वायर को लेकर के कर सकते हैं, रेक्टेंगल को लेकर के सकते हैं, पेंटागोन, हेक्सागोन, सभी का सवाल है आपके कॉपी में, तो जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये रिवीजन जो है ज़्यादा डीप नहीं चल रहा है ना, बस आपको बस रास्ता पे लाया जा रहा है, भटके हुए जो भटक गए हैं आप, थोड़ा सा रास्ता पे लाया जा रहा है, समझे ना, बस याद दिला रहे हम। चलिए जी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा चीज़ है या कोई भी चैप्टर ऐसा चीज़ है कि जितना डीप में चलते जाओ कभी ख़त्म होने को नहीं लेगा नाम, ठीक ना। तो कम समय में इसको रिवाइज किया जा सके, बस जो नोट्स में लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, है ना। बाकी तो डेप्थ आपका जो है क्लास नोट्स में मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक ना। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। इसमें सवाल कुछ ऐसा रहेगा
कि यहाँ पे दो चार्जेस दिया हो रहेगा, ठीक है, एक Q1 चार्ज दिया है, Q2 चार्ज दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना यार है, और दोनों चार्ज आपस में यहाँ पे क्या है, फिक्स है, पहले से रखा हुआ, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे रख दिया जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो हम बता दें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है इस हालात में, कि वो रेस्ट में होता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इस हालात में रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वो। बात समझ गए बढ़िया से। हालांकि इक्विलिब्रियम के बारे में अगर पता किया जाए तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर नेट फोर्स जीरो, और जब नेट फोर्स जीरो होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका मतलब क्या है कि या तो वो रेस्ट में हो सकता है या तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होगा। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स when we talk about the equilibrium the charges, then that charge particle will be at rest, है ना। it is the meaning of equilibrium of the third charge, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, देखिए, तो इसको जो है ना सवाल को सोल्व करने का एक तरीका भी होता है, लेकिन हम लोग तरीका से जो है वो थोड़ा सा हट के काम करेंगे। देखिए इतना, इसमें जितना भी तरीका है सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बात बोला गया है क्या कि अगर Q1 एंड Q2 अगर लाइक चार्जेज होता है, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें जो है ना स्टेप्स होता है, कुछ सोल्व करने का तरीका होता है। सबसे पहले इसमें रीजन फाइंड आउट कर देंगे। ए हो गया आपका पहला रीजन, ए हो गया बीच का रीजन, रीजन 2 और गया रीजन 3, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसमें बात किया जाता है क्या कि रीजन 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करेंगे कि तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर रखा जाएगा। याद रखिएगा जो चार्ज पार्टिकल रहेगा वो इनके लाइन ज्वाइनिंग के लाइन पर ही रहेगा। तो सवाल है कि 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे कि 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक आइडिया बताया गया है रीजन फाइंड आउट करने के लिए कि अगर Q1 एंड Q2 लाइक चार्जेस है तो एक चार्ज पार्टिकल जो होगा तीसरा चार्ज पार्टिकल वो कहीं बीच में रखा जाएगा, रीजन नंबर 2 में रखा जाएगा। और क्या बोला है आगे में जा करके कि अगर Q1 एंड Q2 अनलाइक चार्जेस है तो Q3 जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, कहाँ पे, तो छोटे वाले चार्ज के पास में। छोटे वाले चार्ज का पहचान कैसे करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड को देख करके, मैग्नीट्यूड देखिएगा छोटे वाले चार्ज को पहचानने के लिए, ठीक है। तो इसमें बोला है, यहाँ पे देखिए तुम्हें बोला है कि इफ Q1 एंड Q2 आर 10 अनलाइक चार्जेस, मतलब कि एक प्लस एक माइनस है, देन Q3 विल बी इन इक्विलिब्रियम इन आउटसाइड रीजन, बाहर में रहेगा, है ना, नियर द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसको स्मॉलर चार्ज कहा जाएगा Q1 एंड Q2 में से। तो ये हो गया रीजन फाइंड आउट। उसके बाद में उस रीजन में जा करके रख दो, वहाँ से डिस्टेंस सेक लो, x ले लो किसी चार्ज पार्टिकल से, तो दूसरे चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस आ जाएगा, और उस चार्ज पार्टिकल पे तीसरे चार्ज पार्टिकल पे दोनों दोबारा फोर्स को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर इतना भी आपको करने का मन नहीं है तो हम आपको शॉर्टकट एक चीज़ सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें दोनों लाइक चार्जेस हुआ, ठीक है, अगर दोनों क्या हुआ, लाइक चार्जेस हुआ, तो स्मॉलर चार्ज से जो डिस्टेंस जो निकल के आएगा जहाँ पे तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा वो हो जाएगा r बटा रूट ओवर QB4 बड़ा और C4 छोटा, QB कितना हो जाएगा QC। याद रखिएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड भरिएगा। अगर लाइक चार्जेज है तो x बराबर r बटा r, मतलब क्या, उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया Q1 Q2 के बीच का, रूट ओवर QB QC, और इधर में कितना हो जाएगा, बाहर में कितना हो जाएगा, +1। तो एक कब का बात है, तो ये जब दोनों लाइक चार्जेस रहेगा तब का बात है। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हो जाएगा तो यहाँ पे +1 की जगह पे कितना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, तो -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। B4 बड़ा और C4 क्या होता है यहाँ पे, छोटा। बात समझ गए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर एक एग्जांपल का बात करें, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए दिया है कितना, 2 कूलम दिया है, और ये कितना दिया है, तो 8 कूलम दिया है। बात समझ गए ना, ठीक है। इनके बीच का दूरी मान लीजिए कितना है, तो दिया है कितना, ये मान दिया है 10 सेंटीमीटर दिया। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ए बी प्लस में है और ए बी प्लस में है। बात समझ गए ना। इसमें छोटा चार्ज कौन है, तो छोटा चार्ज इसमें 2 है, और 8 वाला जो चार्ज है वो क्या है, तो बड़ा चार्ज है, ठीक है। इसमें जो x जो डिस्टेंस जो होता है वो स्मॉलर चार्ज से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, लाइक चार्जेज है, तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। इसमें बड़ा चार्ज कितना है, तो 8 है, छोटा चार्ज कितना है, 2 है, 8/2 हो गया रूट ओवर, और प्लस में कितना हो जाएगा 1। 8/2 का मतलब कितना, 4, 4 का मतलब कितना हो जाएगा 2, तो 10 ऊपर में कितना, मतलब नीचे में कितना 2, और प्लस से कितना हो जाएगा 3, मतलब 10/3 निकल के आएगा, ठीक है। तो 10/3 सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा, छोटे वाले चार्ज, मतलब कि 2 कूलम से, है ना। अच्छा कहाँ पे पाया जाएगा, आपको ये चीज़ तो मालूम है पहले से कि अगर लाइक चार्जेस रहेगा तो कहाँ पे पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा। अगर लाइक चार्जेस रहेगा तो आउटसाइड रीजन में कहाँ पे, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास में पाया जाएगा। तो यहाँ से सवाल आ गया आंसर, ठीक है। अगर यही इसमें से आप किसी को माइनस कर दीजिए, -2 कर दीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे पाया जाएगा, तो आउटसाइड रीजन में, नियर द स्मॉलर चार्ज। नियर द स्मॉलर चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 कूलम का स्मॉलर चार्ज है, तो आपको इधर में ए पाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगा हमेशा स्मॉल चार्ज से लिया जाता है, तो फॉर्मूला में जो दिया गया है, और इसका भी फॉर्मूला जो है कुछ ऐसा ही निकल के आता, मतलब जो आंसर जो निकल के आता
10/√ओवर इतना, तो ये 10/3 सेंटीमीटर कहाँ से हो जाता, इस वाले से लेफ्ट साइड में हो जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस होता है ना, तो यहाँ पे स्मॉलर चार्ज किससे पहचानते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड से, तो इसमें भी स्मॉलर चार्ज 2 कूलम ही होता, और इसका भी आंसर जो है वो कुछ इसी तरह से यही आंसर आता। बात समझ गए बढ़िया से। चलिए जी, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस का कहानी। ठीक है, 2 रखा हुआ, उसमें से तीसरा रख रहा है, तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में जाएगा उसका कहानी हो गया। ठीक है, चलो जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, देखिए ये फोर्स का कहानी अब पीछे में खत्म हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इसमें बोला है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड देन द फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F/EQ। ठीक है, बस समझिए, ऐसा कुछ बोला गया है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F बराबर कितना होता है, तो EQ होता है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना होगा तो ज़रा सा समझिएगा। इसमें बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाता है तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसी को हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गया। इकाई धनावेश को जब किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। बात समझ में आ गया ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। चलो जी, इतना हो गया। हाँ जी, अच्छा एक चीज़ इसमें और समझना आप लोगों को कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तो इस पे चार्ज पे जो फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखता है तो इस पे जो फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लग जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला कि ऑन पॉजिटिव चार्ज है ना द फोर्स विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसमें जो है वो क्या लग जाएगा, उल्टा लग जाएगा। बात समझ के बढ़िया से। चलो जी, उसके बाद में यहाँ पे अब आता है चार्ज डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में आता है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, 3 ही तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 3 तरह का। पहला जो होगा वो होगा लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए ये चीज़ का ज़रूरत आखिरकार कहाँ से आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो जानते हैं कि चार्ज जो बॉडी होता है, जो बॉडी चार्ज होता है वो बॉडी जो है वो अलग अलग तरह के हो सकता है। क्या हो सकता है, वो बॉडी वो अलग अलग तरह के हो सकता है। बात समझ में आया। अब वो जब बॉडी अलग अलग तरह के हो सकता है इसका मतलब क्या है, तो जब बॉडी जो है वो अलग तरह का हो सकता है इसका मतलब है कि उस बॉडी पर चार्ज जो है वो लेंथ के लॉन्ग में भी हो सकता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। उस चार्ज बॉडी पे जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे भी हो सकता है, या तो फिर उस चार्ज बॉडी पे जो चार्ज होगा वो पूरे वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ लेंथ के लॉन्ग में होगा तो वहाँ पे हम लोग लैम्डा से उसको डिफाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी को, और अगर सरफेस पे होगा तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कितने सिग्मा से करेंगे। अगर पूरे वॉल्यूम में होगा तो किस में हो चलेगा, ए रो में चलेगा। इसका मतलब ये जो है वो 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, ये 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, और ये 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है चीज़ें। मतलब समझा ना, बात समझ में आ गया। अब इसका अगर हम बात करें लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो बोला गया है कि यूनिट लेंथ में जो चार्ज पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, तो Q/L हो जाएगा। अगर हम इसका एस यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। बाकी डायमेंशन आप लोग निकालने में बहुत माहिर है। उसके बारे में बात करें हम क्या बाद में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें, है ना, तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। इकाई क्षेत्रफल में जो चार्ज पाया जाएगा सरफेस पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन बाई चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया एंड इट्स एसआई यूनिट्स कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज पाया जाएगा, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, एंड डायमेंशन कुछ इस तरह से आएगा। डायमेंशन लिखना था ना, कूलम को आप क्या लिखिएगा, एम्पेयर इंटू सेकंड, बाकी नीचे में कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऊपर में AT लिखा गया, बाकी नीचे में कितना L क्यूब, बाकी ऊपर ले चलिए तो L के पावर -3
टी के पावर कितना 1 और ए के पावर कितना आ जाएगा 1, -3 भाई साहब। तो ये हो गया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये जो है आपका शायद रो या सिग्मा जो है 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप क्या समझते हो। चलिए जी, बात समझ गए बढ़िया से। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है भाई साहब। हाँ, एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चूंकि फॉर्मूला जो निकल के आता है, इसका डिफिनेशन क्या था कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसका जब एसआई यूनिट निकालिएगा तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, बाकी चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। एक रिलेशन आपको आगे में मिलेगा, ई बराबर होता है V डिवाइडेड बाई आर। तो V का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल है, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। बाकी नीचे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर, जिसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इनको जब एसआई में फंडामेंटल में कन्वर्ट करोगे तो केजी मीटर पर एम्पियर और सेकंड क्यूब ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी डायमेंशन कन्वर्ट करें बेसिक से तो आपको इतना निकल के आ जाएगा। उसके बारे में बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, तो याद रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। चलिए समझ गए बढ़िया से। जितने भी फोर्स और फील्ड होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी फोर्स और फील्ड होते हैं दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उनको कहते हैं इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज के बारे में। अलग अलग चार्ज की वजह से कैसा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें जो आता है अपना पॉइंट, वो होता है इसका पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है, पॉइंट चार्ज। तो याद रखिएगा पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड निकल के आता है वो होता है E बराबर KQ/R²। क्या होता है, KQ/R²। बात समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर होगा इसका डायरेक्शन, अगर नेगेटिव है तो इसके तरफ होगा, बट द फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो उसमें क्वांटिटीज को साइन के साथ हम लोग नहीं भरते। जैसे यहाँ पे सवाल है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जब मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो क्या उसमें चार्ज को साइन के साथ में रखेंगे क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बढ़िया से समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं उस पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कैसा है। तो इनका जो वेरिएशन है वो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे E का फॉर्मूला कितना है, तो E बराबर यहाँ पे लिखा गया है KQ डिवाइडेड बाई कितना है, R²। तो यहाँ से ऊपर में KQ दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब तो बाई बराबर अगर इक्वेशन लिखा जाए तो C डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x²। तो ये जो है ना, ये जो आपको जो दिख रहा है ये 2 डिग्री हाइपरबोला का ग्राफ है। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होता जाएगा, तो घटते जाएगा। बात समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए जी, चलिए इसमें जो है 2 नंबर में देखा जाए तो हम लोगों को मिलता है लाइन चार्ज। क्या मिलता है, लाइन चार्ज। और लाइन चार्ज में भी कौन सा लाइन चार्ज मिलता है ना, लाइन चार्ज या फाइनाइट चार्ज रॉड वही होता है, रॉड मतलब पतला, ठीक है, वायर जैसा आप बोलोगे। तो इसमें सबसे पहले जो मिलेगा आपको फाइनाइट लेंथ का मिलेगा। कौन सा लेंथ का मिलेगा, फाइनाइट लेंथ का मिलेगा, ठीक है। और जब फाइनाइट लेंथ का मिलेगा तो उसमें कुछ एंगल पाया जाएगा। तो देखिएगा रेफरेंस लाइन से जो बीच वाला लाइन है ना, वहाँ से ऊपर वाला जो किनारा जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, और नीचे वाला जो किनारा जो एंगल बना रहा है वो कितना है, तो बीटा है। 2 एंगल इसमें पाए गए हैं, अल्फा एंड बीटा पाए गए हैं, है ना। चलो जी देखिए, बेहतर होगा कि हम आगे में आपको एग्जांपल दे करके समझा दें। तो जैसे मान लीजिए ना कि इसमें जो है एक ऐसा भाई साहब, एक ऐसा जो है वो लाइन चार्ज है, ऐसा स्ट्रेट लाइन चार्ज है, फाइनाइट लाइन चार्ज मतलब कि इसका लंबाई फिक्स है। अभी इस वाले बिंदु पे आपको क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस लाइन चार्ज से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु से जो है वो इस वाले
वायर पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है? परपेंडिकुलर डालना है। बात समझ में आ गया? ये डिस्टेंस कितना होगा? तो मान लीजिए कि स्मॉलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोलते हैं। उसके बाद में नीचे वाले किनारे से ज्वाइन कीजिए, नीचे वाले किनारा से यहाँ पे ज्वाइन कीजिए उस पॉइंट को, और इस वाले किनारा से आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाला किनारा 1 हो गया, नीचे वाला कितना है? तो किनारा नंबर 2 है ना। बात समझ के बढ़िया से। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। आपको नोट्स में लिखाया गया होगा। इसको θ1 बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? θ2 बोलते हैं। ठीक ना, बात समझ में आ गया? तो ज़रा देखिएगा ना कि इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज जो है इस लाइन का, वो इस वाले पॉइंट पे नहीं है, और इस वाले लाइन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेफरेंस लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेफरेंस लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका अगर सेंटर ऑफ चार्ज देखा जाए, मिड पॉइंट देखा जाए, तो कहीं इधर में पाया जाएगा। अब जब इस वाले बिंदु से, जब उस पॉइंट पे जहाँ पे निकालना आपको फील्ड निकालना है, वहाँ पे जब लाया जाए तो इस तरह से कुछ जो है वो वहाँ पे बनेगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो जैसे क्या करना है ना कि पूरा जो अगर लाइन चार्ज को अगर हम एक पॉइंट चार्ज माने, तो उसको पॉइंट चार्ज आप कहाँ पे मानोगे? तो उस लाइन चार्ज का मिड पॉइंट पे माना जाएगा। तो ये जब चार्ज यहाँ पे पूरा जब कंसंट्रेट हो जाएगा, तो इसके वजह से जो फील्ड जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। अब ये जो है तिरछे होने के कारण इसका मतलब क्या है कि कुछ एक्स के डायरेक्शन में भी होगा और कुछ वाई के डायरेक्शन में भी होगा। और जो एक्स के डायरेक्शन में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, वो तार का क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और जो ऐसा वाला होगा वो क्या होगा? तार का पैरेलल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा। बात समझ गए ना? तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये निकल के आता है k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, और वहाँ पे लिखाया गया होगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1। याद रखिएगा, पहले θ2 बोलना है, उसके बाद में θ1 बोलना है। उसके बाद में ये पैरेलल जो कंपोनेंट है ए वाला, है ना, ये निकल के आ गया है k लैम्डा बाई r इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला में θ2 पहले और θ1 बाद में है। ठीक ना, एक में कॉस है, दूसरा में एक में साइन है, दूसरा में क्या है? कॉस है। साइन वाला प्लस में है और कॉस वाला माइनस में है। अगर हम तीसरे वाले बिंदु को अगर देखते हैं यहाँ पे, तीसरे वाले बिंदु को, तो इसमें बोला गया है लाइन चार्ज है बट सेमी इनफाइनाइट वायर है। वो कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि एक किनारा जो है वो इन्फिनिटी पे है, और जो दूसरा किनारा है वो उसी रिफरेंस लाइन पे है। देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे निकालना है, और जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु से परपेंडिकुलर डाल दिया गया इस लाइन चार्ज पे। एक किनारा का आता पता नहीं है कि कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, और दूसरा किनारा जो वहीं पे है। इस हालात में याद रखिएगा कि जो किनारा इन्फिनिटी पे रहता है उसके लिए एंगल हम लोग 90 लेते हैं, और जो किनारा रेफरेंस लाइन पे रहता है, परपेंडिकुलर लाइन पे रहता है, उसके लिए थीटा कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। बात समझ में आ गया? तो ऊपर वाला यहाँ पे एंगल कौन था? अल्फा था, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री हो गया, और नीचे वाला एंगल कौन था? बीटा था, और बीटा बराबर यहाँ पे कितना हो गया है? तो 0 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गया बढ़िया से आपको? चलिए, अब यहाँ से देखा जाए जी, तो इसमें जब भरिएगा इसको वैल्यू ऊपर में देखिए यहाँ पे साइन बीटा साइन अल्फा, जब अल्फा बीटा का वैल्यू भरिएगा तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल के आ जाएगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, और ई पैरेलल का जब वैल्यू भरिएगा तो भी वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? तो k लैम्डा डिवाइडेड बाई r आ जाएगा। बात समझ में आ गया बढ़िया से? तो याद रखिएगा कि सेमी इनफाइनाइट के केस में जो दोनों कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पैरेलल और परपेंडिकुलर, पैरेलल और परपेंडिकुलर किसका हम बोल रहे हैं? तो उस लाइन चार्ज का, इस तरह से, है ना। आपको अगर हम कुछ दिखाने का प्रयास करें तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कि लाइन चार्ज है, ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ऐसा देखिए, ये मान लीजिए लाइन चार्ज है, ठीक है, ये ब्लैक वाला लाइन चार्ज है, ठीक ना। तो ए जो हुआ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ, और ए जो हुआ इसका क्या होगा? पैरेलल कंपोनेंट होगा। ये दोनों का नेट जब देखिएगा तो इस तरह से वो तिरछे निकल के आएगा, ठीक ना। तो उस तिरछे तिरछे वाले फील्ड को आप 2 कंपोनेंट में तोड़िएगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में, तो ऐसा कुछ निकल के आएगा। नाउ वी गो फॉर द इनफाइनाइट लाइन चार्ज, है ना जी। अगला जो इसमें जो है वो कौन है? तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, चौथा पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका वेरिएशन के बारे में बात करें भाई साहब, तो एक k लैम्डा बाई r, मतलब कि नीचे में ऐसा है इक्वेशन अगर देखा जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर में सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x। तो ये भी इसका जो ग्राफ जो आएगा वो 1 डिग्री हाइपरबोला होगा, उसमें 2 डिग्री हाइपरबोला था, ठीक है। ये इंडिविजुअल हम फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल का बात कर रहे हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि दोनों किनारा जो होगा क्या होगा? इन्फिनिटी पे होगा। तो आपको क्या सिखाया गया कि जो किनारा इन्फिनिटी पे होगा उसके लिए एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और जो किनारा जो है ना, जो किनारा जो है वो कहाँ पे होगा? उस परपेंडिकुलर लाइन पे होगा, उसके लिए जो वैल्यू जो चलेगा कितना चलेगा? तो 0 डिग्री चलेगा। अब यहाँ पे चूंकि बोला है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इसके लिए दोनों का दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी पे है ना जी।
और जब दोनों के दोनों 90 डिग्री हो जाएगा तो भर दीजिएगा अंदर में, तो कुछ ऐसा निकल के आएगा इसमें। ठीक है, ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है, घटने वाला कंपोनेंट है, तो 0 हो जाएगा, बाकी साइन वाला दोनों जुट करके एक अवे कितना आ जाएगा 2, तो 2 के लैम्डा वाई आर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो इनफाइनाइट कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है इसमें पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाता है, और सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचता है जो कि कितना है, तो 2 के लैम्डा वाई आर के बराबर होता है। बात समझ में आया ना, सिर्फ कौन होता है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, इसका लॉजिक भी सीख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि पूरा लाइन चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा कहाँ पे होगा, इस परपेंडिकुलर लाइन पे होगा। अब जरा बताइएगा कि पूरे लाइन चार्ज को आप अगर पॉइंट चार्ज मानते हो तो इस पॉइंट चार्ज को आप यहाँ पे चार्ज रखोगे उतना ही जितना पूरा लाइन पे था। ठीक है, अब इसके वजह से फील्ड देखिएगा तो फील्ड किधर आएगा, इस लाइन के अलॉन्ग में ही आएगा ना, तो इसलिए इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ पाया जाता है और ये पैरेलल नहीं पाया जाता। यही अगर सेमी इनफाइनाइट रहता तो उसमें जो है वो मिड पॉइंट जो होता है या तो फिर सेंटर ऑफ चार्ज होता, वो इस परपेंडिकुलर पे नहीं पाया जाता, ऊपर में ही पाया जाता या नीचे में ही पाया जाता। ठीक है, तो इसके वजह से उसमें दोनों कंपोनेंट आता है। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अगला इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। ठीक है, अगर एक रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया जाए, इस पे मान लीजिए कि टोटल चार्ज कितना क्यू है, तो इसके एक्सिस के एक्स डिस्टेंस पे, कहाँ से, सेंटर से अगर हम एक्स डिस्टेंस ले, कोई पी पॉइंट है, तो इस बिंदु पर जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2। आपके सीट में एक सवाल होगा, पैकेज में सवाल होगा कि इसके रिंग से आर डिस्टेंस पर स्मॉल डिस्टेंस लिया है, इसका फॉर्मूला कितना निकल के आ जाएगा। तो इस वाले को हमने क्या बोला, एक्स बोला है, ये वाला डिस्टेंस कितना बाबू आर है, कैपिटल आर है। तो यहाँ से आप एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, एक्स यहाँ पे बेस का काम करेगा, बात समझ रहे हो ना। जैसे ऐसे रिंग है, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर रेडियस आर के बराबर, और इस वाले डिस्टेंस आर पर आपको तिर्यक लंबाई आर पर आपको कोई पॉइंट पे है वहाँ पे निकालना है, एक डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वैल्यू भरोगे ना तो कुछ निकल के आएगा, याद रखिएगा। एक सवाल आपको किया गया था ऐसा, मतलब स्मॉल आर के टर्म में निकाल लेना। स्मॉल आर जहाँ पे क्या है, तो रिंग के किसी भी बिंदु पर से, पेरीफेरी से, रिंग के किसी भी बिंदु पर से उस एक्सिस पर जो पॉइंट जो अवस्थित है वहाँ पे, उसके बीच का दूरी है, या वहाँ तक का दूरी है वो। चलो जी, अगला पॉइंट जो है वो क्या है 6 नंबर में, तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज आर के। देखो इसमें जितना भी हम, अच्छा एक ग्राफ यार, इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ग्राफ याद रखिएगा, इस तरह से होता है, दोनों तरफ एक ही जैसा होता है, बस एक तरफ जो है प्लस में लिया जाता है और दूसरी तरफ किस में लिया जाता है, माइनस में। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ डायरेक्शन जो है उल्टा होता है। इस तरफ देखिएगा तो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, और इस तरफ डायरेक्शन लीजिएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। कोई अगर वेक्टर नेगेटिव में, इसका मतलब वो नीचे बन जाएगा, ग्राफ नीचे बनेगा उसका। इसमें सवाल पूछता है कि सेंटर से अगर हम दूर चलते हैं रिंग के केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा वेरिएशन होता है, तो पहले बढ़ता है और उसके बाद फिर घट जाता है। तो इसमें मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो r/√2 पे मैक्सिमम होता है, और r/√2 पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा यहाँ पे, तो बराबर होगा, याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आर्क। आर्क मतलब रिंग का टुकड़ा। मान लो यहाँ पे कि एंगल ऑफ आर्क कितना बाबू, यहाँ पे अल्फा है, जिसमें ए वाला एंगल α/2, ए वाला भी एंगल कितना α/2 है ना। तो इसमें जो बाइसेक्टर है, इनका जो समद्विभाजक है, उसका कुछ जो है इस तरह से लाइन बनेगा, और इसी लाइन के अलोंग में जो है इसका क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये हमने बात कहाँ से बोल रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज से, आधा इधर है और आधा इधर है, तो इसका सेंटर कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मतलब इस आर्क को एक पॉइंट चार्ज माने तो हम पॉइंट चार्ज यहाँ पे मानेंगे, और जब पॉइंट चार्ज यहाँ पे मानेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब, E बराबर 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन α/2। याद कर लीजिएगा, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना है, साइन α/2। ठीक है, जहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल ऑफ आर्क है, उसमें अब 2 से डिवाइड मार दीजिएगा। लैम्डा क्या है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी, आर क्या है, उसका रेडियस है। ठीक है, देखो इधर में लिखा हुआ था ये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ।
अब हम लोग जो है ना वो सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, तो आर्क से जो रिलेटेड तो था ना भी फॉर्मूला पीछे में आर्क वाला, उसी से बनेगा। तो अगर हम सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो एंगल जो हो जाएगा अल्फा, जिसको आप एंगल ऑफ आर्क बोलते हो, वो कितना हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मूला में भर दीजिएगा, आ जाएगा निकल के, ठीक है। जैसे इधर में कितना था इसका फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाई आर, ये बराबर कितना है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। अल्फा कितना 180, तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और इंटू साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1, लिखो ना लिखो बराबर है। तो 2k लैम्डा बाई आर निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा कि इस केस में, आर्क के केस में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ना, इसको बाइसेक्ट करने वाला कौन सा लाइन होगा, ए वाला होगा ना, इस बाइसेक्टर के अलॉन्ग में होगा। अगर पॉजिटिव है तो सेंटर से दूर, और अगर नेगेटिव है तो सेंटर के तरफ, अलॉन्ग द बाइसेक्टर। याद रखिएगा, इस लाइन को यहाँ पे हम बाइसेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्वार्टर रिंग का भी निकाल सकते हैं, उसमें अल्फा कितना पुट होगा, तो 90 डिग्री पुट होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसी फॉर्मूला से रिलेटेड, मतलब इसी फॉर्मूला की मदद से जो है आप रिंग के सेंटर पे निकालिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो रिंग के लिए फॉर्मूला क्या चल रहा था, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो ये अल्फा जो हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और 360 पर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0। यहाँ से फील्ड का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 0। देखिए ऊपर में भी आपको रिंग बताया गया था। देखिए इस रिंग के केस में यहाँ पे देखिए सेंटर पे भी जो निकल के आया था कितना आया था 0 आया था। आप यहाँ से भी भर सकते हो, जब x बराबर 0 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, है ना। इसमें जब 0 भरिएगा तो पूरा निकल के कितना आ जाएगा, तो 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, चलो जी। ना 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 कहाँ गया भाई, यहाँ पे था ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 9 में, किसके लिए बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज डिस्क के बारे में बात करते हैं। अगर वो चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, जिसका एरिया कितना हो आर हो, है ना, उसका सेंटर पर मतलब सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे दूरी पे अगर कोई पॉइंट रहेगा पी रहेगा एक्सिस पे उसका, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ अलोंग द एक्सिस होता है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो सेंटर से दूर हो जाएगा, और अगर सेंटर से दूर, ठीक है, मेरी इमेज उल्टा नहीं आ रहा है, और अगर नेगेटिव रहेगा तो ये सेंटर की तरफ हो जाएगा। याद रखिएगा रिंग पर या तो फिर डिस्क पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो उसके एक्सिस पे कहीं पे भी निकालिएगा फील्ड का वैल्यू तो अलोंग द एक्सिस ही आएगा। अगर प्लस है तो सेंटर से दूर, और माइनस है तो सेंटर की तरफ। देखिए ये जो 9 नंबर वाला जो है ना, ये इसी से बनता है, इनफाइनाइट चार्ज शीट इसी से बनता है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि इसमें जो चार्ज जो डाला हुआ है ना, इसके सरफेस पे, वो सिर्फ एक फेस पे है। कितना फेस पे है, एक फेस। जैसे उसका डिस्क का 2 फेस होता है ना, एक इस तरफ होता है दूसरा इस तरफ होता है, तो सिर्फ उसके एक तरफ जो है वो डाला गया है, ठीक ना। अगर सवाल जो है इससे में कर देगा क्या कि अगर इसके दोनों फेस पे चार्ज रहता है तो बताइए कि फॉर्मूला कितना चलेगा, तो इस फॉर्मूला में बस 2 से गुना कर दीजिएगा तो नीचे में 2 कट जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 चलेगा इंटू 1 माइनस इतना जितना आपको दिख रहा है। अगला 10वें नंबर में है क्या, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट, जो अभी हमने पीछे में बात किया था, ठीक है। तो जरा से चलिए ऊपर में ही देखिए, इनफाइनाइट चार्ज शीट का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट जो कोई शीट होता है वो या तो फिर उसका जन्म से प्रोडक्शन से होता है बहुत बड़ा साइज में, या तो फिर इनफाइनाइट शीट जो है हम लोग फाइनाइट शीट को भी बोल देते हैं। कब, जब उसके सरफेस से पॉइंट पी का दूरी जो होगा जहाँ पे फील्ड निकालना है वो बहुत अगर कम होता है तो उस शीट को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इनफाइनाइट बोल देते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके वजह से ज़रा देखिएगा, जब वो डिस्टेंस का वैल्यू जो है, जब वो डिस्टेंस का वैल्यू एक्स का वैल्यू जो है बहुत कम रहेगा उसके रेडियस के अपेक्षा, तो इस एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा अंदर में नीचे में, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो वही कहते हैं अंदर में देखा जाए तो एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट आर हो जाएगा,
अब देखिए x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा, y का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस हालात में इसका अप्रोक्स जो वैल्यू जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आए? इनफाइनाइट हम किसको बोल रहे हैं? जैसे कोई चार्ज शीट होता है ना, इस तरह से कोई चार्ज शीट होता है, तो ए इसका सरफेस है मान लीजिए, उस सरफेस के जस्ट बगल में कोई बिंदु है जो उसके सरफेस से x डिस्टेंस पे, और x जो है बहुत बहुत छोटा है उसके रेडियस से, तब उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो प्लेट जो इनफाइनाइट चार्ज शीट कहलाएगा। या तो फिर कोई शीट को हम लोग इनफाइनाइट कब कहेंगे, जब वो जन्म से बहुत बड़ा लंबा चौड़ा का होगा, तब मतलब उसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम केस मिलता है। तो केस मिलता क्या है ज़्यादा, तो फाइनाइट शीट रहेगा देखने में, लेकिन जब कोई बिंदु उसके पास में चला जाएगा तो उस बिंदु के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखिए ए वाला पोर्शन पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 और इंटू कितना 1, इसका मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये जो फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो सिर्फ एक फेस पे चार्ज के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए है। अगर दोनों फेस पे चार्ज होगा तो नीचे से 2 हट जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। चलो जी, तो 10 नंबर में आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में, ठीक ना। तो अगर जनरली कंडक्टिंग शीट लिया जाता है तो उस पर चार्ज जो है ना वो दोनों फेस पे पाया जाता है। कंडक्टिंग शीट पे अगर देखा जाए तो चार्ज जो है वो एक फेस पे नहीं बल्कि दोनों फेस पे पाया जाता है। और अगर नॉन कंडक्टिंग देखा जाए तो उस पर जनरली जो है वो सिंगल फेस पे ही चार्ज लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में ना। लेकिन अगर उसमें बोला जाए कि दोनों फेस पे किया है नॉन कंडक्टिंग के केस में, तो फिर दोनों फेस लीजिए, आधा पे किया तो आधा लीजिए फिर। लेकिन अगर जनरली कुछ ना बोला हो तो नॉन कंडक्टर में चार्ज सिंगल फेस पे चलेगा और कंडक्टर में चार्ज दोनों फेस पे चलेगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में सभी जगह चार्ज जो है वो फैल जाता है। लेकिन नॉन कंडक्टर में जहाँ रखिएगा वहीं रखाएगा। तो नॉन कंडक्टर के केस में जनरली रखाता कहाँ है चार्ज को, तो हम लोग एक फेस पे रखते हैं। चलिए, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग शीट है तो याद रखिएगा चार्ज एक फेस पे कि दोनों पे, तो दोनों फेस पे चार्ज रहेगा, बोथ फेस पे। और इस केस में देखा जाए तो इसमें जो है वो सिंगल फेस पे चार्ज रहेगा, ठीक है। तो सिंगल फेस के लिए फॉर्मूला ये चलता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और अगर दोनों फेस का बात करें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 चलेगा। ये इनफाइनाइट चार्ज शीट के बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी थिन हॉलो चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर है। अच्छा, ये जो सिलेंडर जो लिखा गया है, इस सिलेंडर का जो है आप इसमें 3 कैटेगरी डाल सकते हो। आपके नोट्स में किया गया होगा ए बी सी। इसका मतलब क्या कि कंडक्टिंग सिलेंडर में दोनों हॉलो एंड सॉलिड दोनों, ठीक है। और ये जो तीसरा जो बच रहा है ये क्या है आपका, तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। ये तीनों केस में जब चार्ज आप रखिएगा ना तो चार्ज जो है बाहर में ही चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, बाहर में ही चार्ज रहेगा, आउटर सरफेस पे चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अंदर में किसी भी तरह का चार्ज है नहीं, और जहाँ पे चार्ज होता नहीं वहाँ पे फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम सरफेस पर या आउटसाइड का बात करते हैं तो याद रखिएगा कोई भी रहे चीज़, कोई भी सिलेंडर रहे सरफेस, या अगर सरफेस से बाहर का बात करते हैं तो उस सिलेंडर को हम लोग जो है वो लाइन चार्ज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लाइन चार्ज। बात समझ में आ गया बढ़िया से। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू जो निकल के आ रहा है ये हो गया है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना, r के बराबर, ठीक है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि लाइन चार्ज मानते हैं ना, क्योंकि बाहर में लिखाया गया आउटसाइड फॉर द सिलेंडर लिखाया है, और आउटसाइड के केस में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, तो उस सिलेंडर को लाइन चार्ज मानेंगे। और लाइन चार्ज का फॉर्मूला आपको ऊपर में दिखाया गया है, कितना आता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला था। हाँ पे भाई मिल जा, देखिए यहाँ पे ये वाला, ठीक है। उसके बाद में ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है क्या है, तो डी है। क्या समझे, ये सिलेंडर कौन सा है, तो डी है। और डी का मतलब इसमें होता है क्या, डी का मतलब इसमें होता है, देखिए 3 सिलेंडर वहाँ पे हो चुका था, कंडक्टर में 2 और नॉन कंडक्टर में हॉलो। तो बचा कौन, नॉन कंडक्टर में सॉलिड सिलेंडर बचा हुआ है, पूरा अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन कंडक्टिंग के केस में जहाँ पे आप चार्ज रखोगे वहीं पे चार्ज रहेगा। बात समझ में आ गया बढ़िया से। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है इसमें ये हो जाता है रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू कितना होता है, r होता है। बाकी अगर हम बाहर का बात करें तो ए रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बाई r के बराबर आएगा। और याद रखिएगा ये जो वैल्यू जो निकल के आएगा, अभी आपको क्या सिखाएगा कि आउटसाइड या सरफेस पे बात करेंगे तो जो है आपको लाइन चार्ज का फॉर्मूला चलेगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो निकल के आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, r, जहाँ पे लैम्डा और रो में रिलेशन क्या होगा, देखिए
तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। अगर हम इसके एल लेंथ में अगर हम चार्ज निकालें, इसका क्रॉस सेक्शन लिया, मान लीजिए कितना है, तो ए है। तो यहाँ पे रो को यूज करके अगर देखा जाए तो क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज अगर हम लोग चार्ज निकालते हैं तो रो इंटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है चार्ज के बराबर। अब ज़रा बताइएगा कि वॉल्यूम बराबर इसका कितना था, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बाकी इसका जो लेंथ है या हाइट है कितना हो जाएगा, एल। और बाकी अगर चार्ज का वैल्यू निकाला जाए कहाँ से, लैम्डा इंटू एल से निकाला जाए, पर यूनिट लेंथ में करके निकाला जाए तो लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। जब दोनों को बराबर कीजिएगा, यहाँ से रो ए एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू किसका, एल के बराबर। तो एल से एल कट जाएगा, यहाँ से रो बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, और ए बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए ना, पाई एक कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप इसमें भर दीजिए, अब निकल जाएगा। देखिए ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, मतलब ये निकल के आ जाएगा। आप मतलब सोल्व कर लीजिएगा ना, आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। अंदर में अगर ग्राफ देखे भाई साहब, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाया गया है वो जो है वो कैसा है, तो ई बराबर रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू आर, मतलब कि बाई बराबर सम कांस्टेंट इंटू कितना, एक से, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए जो है एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह से चला। तो सेंटर से जब हमने दूर गया अंदर में ही, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है, उसके बाद जब सरफेस पे जाते हैं तो मैक्सिमम होता है। और ये मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, सरफेस पे निकाल लो यार। तो स्मॉल आर इज इक्वल, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, जनरल डिस्टेंस है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, आर से आर कटेगा, तो रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये मैक्सिमम इतना आएगा, है ना। चलिए, उसके बाद में जब बाहर जाएंगे तो ये जो है लाइन चार्ज का फॉर्मूला पे लग जाएगा, तो 2 के लैम्डा बाई आर मतलब कि कितना, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, मतलब कि 1 डिग्री हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर अच्छा खासा था, याद हो गया ना। और इसी तरह पे जो है आपको लास्ट पेज में मिलेगा, लास्ट पेज में मिलेगा स्फीयर ए बी सी डी, 4 गो स्फीयर मिलेगा वहाँ पे भी। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। यहाँ पे बोला गया है कि द वर्क डन बाय द एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखना है वहाँ पे, टू ए पार्टिकुलर पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें बोला गया है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी एक बिंदु तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, जिसको भी से डिनोट किया जाता है, एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन बाई वी बराबर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। वी बराबर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो क्यू होता है। बात समझ के बढ़िया से। चलिए, अगर हम इसका एस यूनिट वगैरह के बारे में बात करें, हालांकि उसको बाद आगे में बात होगा, देखिए यहीं पे कहीं पे आगे में दे रहा है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का बात करें तो भी बराबर कितना होता है, सॉरी के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। यहाँ से इसका एस यूनिट निकाला जाए तो ऊपर में कितना है, जूल है डब्लू, और नीचे में क्या हो जाएगा, कुलम, और जूल पर कुलम को हम लोग बोलते हैं क्या, तो वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। देखिए यहाँ पे तो वोल्ट है, या 1 वोल्ट बराबर कितना है, 1 जूल पर कुलम, जो यहाँ के बराबर है। ठीक ना, अब इसको आप जो है डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे जूल को कुलम में तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। 1 जूल बराबर कितना, 1 जूल बराबर हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 कुलम बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर इंटू कितना हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा। बात समझ गए बढ़िया से। चलो जी, अगला जो है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं वो कृपया करके इस बात पे ध्यान दीजिएगा, या तो जिनका सीबीएसई बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक ना, ई बराबर माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर होता है। और ये कब लगता है, तो जब सिंगल डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है तब। बात समझ गए ना बढ़िया से। इसका जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला चलता है वो यहाँ से चलता है, मेन कॉपी में आपको लिखाया गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ग्रेडियंट आप समझते हो ना, आपको मेन कॉपी में मिलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब एक टूल है ग्रेडियंट। ठीक ना, ऐसे चलता है, डो डिवाइडेड बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो डिवाइडेड बाई डो बाई जे कैप प्लस डो डिवाइडेड बाई डो जेड के कैप, इस तरह से चलता है। तो जब ग्रेडियंट और भी निकलेगा माइनस में करके, तो भी सब अंदर चला जाएगा। ठीक है,
ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऑर्डर में करके चलता है। आइए चलाते हैं कब, जब वो पोटेंशियल उसका तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरी करता है तब, या एक से ज़्यादा के रिस्पेक्ट में वेरी करता है तब चीज़ चलता है वो। हालांकि जो इसमें जो दोनों रिलेशन दिया है आपका नीट और बोर्ड में ज़्यादा कुछ जो है पूछता नहीं है, सिंगल वेरिएबल में पूछता है, ठीक है। देन ए इज़ गिवन बाई ई बराबर माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप जो है पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके माइनस साइन लगा देना, ठीक है। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन इज नथिंग बट नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। उसके बारे में बात है ना, उसके बाद में बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा, तो ई का इंटीग्रेशन कर देना आर के रिस्पेक्ट में, ई का इंटीग्रेशन कर देना है आर के रिस्पेक्ट में, आर ए से आर बी, तो यहाँ पे आपको वी बी माइनस वी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस एक्सप्रेशन को डी आर ई डी वी एक तरफ करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये बात बताया गया है, जो वी बी माइनस वी जो निकल के आ रहा है ना, याद रखिएगा ये वी बी का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा किससे, तो वी ए से। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। देखिए एक नीचे में रिलेशन दिया हुआ जो हम ऊपर में भी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। जब नेगेटिव ग्रेडियंट जब निकाला जाएगा तो डो वी डिवाइडेड बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई जे कैप प्लस डो वी डिवाइडेड बाई डो जेड के कैप, इस तरह से निकल के आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा अच्छा खासा रिलेशन होता है, यहीं से सारा कुछ निकलता है, ठीक ना। उसके बाद में बोला है कि फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी बी माइनस वी ए जो होता है, हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहे, यूनिफॉर्म हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, तो उस वक्त वी बी माइनस वी ए जो है ए इंटू डी के बराबर हो जाता है, वो भी माइनस में, ठीक है। और अगर आप जो है यहाँ पे पॉजिटिव करके लिखते हो, ठीक है, तो वी ए मान लो क्या है, बड़ा है किससे, वी बी से, तो वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आ जाएगा, तो ए इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ए इंटू किसके बराबर हो जाएगा, तो डी के बराबर हो जाएगा। अगला जो है वो क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसमें क्या बात किया जा रहा है, इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम, अच्छा तो सबसे पहले बात करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आखिरकार होता क्या है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म दिया गया है ना जी। बात समझ में आ गया आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार होता क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो उसमें बोला जाता है कि जब हम लोग एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है एक हाइपोथेटिकल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है वो उस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या देगा, तो डायरेक्शन देगा। बात समझ में आ गया। और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जितने भी तरह का जो फील्ड पाया जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से जो है वो फील्ड को दर्शाया जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किधर डायरेक्शन है, सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको कोई बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से जब रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसमें क्या क्या चीज़ का पता चलता है, तो उसमें आप पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है। उसके बाद तुम उसमें पता कर सकते हो कि डायरेक्शन का बात हो गया। उसके बारे में बात कर सकते हो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, सब जगह कांस्टेंट की वेरिएबल है, मतलब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, इस चीज़ का पता चल सकता है। चलिए और भी बहुत सारे कुछ है ना। अगर कहीं से निकल रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, अगर कहीं पे ख़त्म हो रहा है तो उसको क्या मानते हैं, नेगेटिव चार्ज मानते हैं। तो पहला इसमें जो प्रॉपर्टी बोला गया है, ध्यान से देखिए पहला प्रॉपर्टी को, इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज से चालू होता है, स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट होना और टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना। उसके बाद में दूसरा बोला है क्या, द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर कहीं पे आप टेंजेंट बनाते हो तो क्या निकल के देगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा निकल के। तीसरा जो है वो क्या बोला है कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइंस नहीं, यहाँ पे लिखिए कि टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दो लाइन आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे दो टेंजेंट बनेगा, और दो टेंजेंट बनने का मतलब क्या है कि दो डायरेक्शन जो कि संभव वहाँ पे एक ही बिंदु पे नहीं है, एक बिंदु पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। आगे में बोला है चार्मी की नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है
वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, लेकिन यही जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़िएगा तो उसमें क्लोज लूप जो है वो बनाता है। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या बोला है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इस रीजन में देख लो और इस रीजन में देख लो, है ना। यहाँ पे जो है वो इतना एरिया में बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है कि एक ही पास कर रहा है, यहाँ पे 3-3 पास कर रहा है। तो जहाँ पे गाढ़ा होगा लाइन डेंसिटी ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ पे लाइन की संख्या कम होगा वहाँ पे क्या होगा, तो कम होगा। बात समझ गए बढ़िया से। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फॉर द सम बेसिक चार्ज कन्फिग्रेशन। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। अगर कोई नेगेटिव रहेगा तो रेडियली इनवर्ड जाएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, इस प्लस वाला से इस तरह से निकलेगा, माइनस पे जाके खत्म होगा। ठीक है, चलिए जी चौथा देखिए। अगर ये दोनों प्लस रहता है, एकदम काफ़ी आसान चीज़ है, इस तरह से रहता है। अगर ये दोनों जो है माइनस रहता है तो इस तरह से चीज़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे लाइंस नहीं दिया गया है। ठीक है, रिपेल करके आपस में कैंसिल आउट करके ख़त्म कर देता हूँ। आगे में हम बात करते हैं ड्यू टू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक है, इसमें देखिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इसके वजह से देखें, यहाँ पे प्लेट नंबर 1 की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस वाले प्लेट की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, है ना। प्लस वाला से हमेशा दूर चलना है। आपस में जब दोनों कट जाएगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस प्लेट की वजह से इधर में देखें तो इधर में ही आ रहा है, और इस प्लेट की वजह से भी इधर में ही आ रहा है ना। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके वजह से, और इसके वजह से बात करें तो वो भी डायरेक्ट उधर में ही देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, अंदर में पाया नहीं जाएगा। लेकिन यही जब एक प्लस और एक माइनस रहता है, जब एक प्लस रहे और दूसरा क्या रहे, माइनस रहे, तब यहाँ पे क्या होगा जी, तो इस तरह से प्लस वाला सीखना माइनस वाला पे खत्म। देखो ये प्लस वाला की वजह से यहाँ पे इस तरह हुआ, और इस माइनस वाला की वजह से उसी तरफ हुआ, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर हम बाहर में बात करें, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे बात करें तो इसके वजह से इधर में होगा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण बात करें तो इसके जैसा इधर में होगा, आपस में दोनों कट जाएगा। तो बनाए हुआ डायग्राम कर ले तो बाहर में लाइन्स नहीं बनेगा। ठीक ना। अगर यहाँ पे भी बात करें तो इस प्लस वाला की वजह से इधर में चल जाएगा, माइनस वाला के लिए जो है उधर में ही चल जाएगा, तो आपस में कट जाएगा, तो बाहर में भी किसी भी तरह का लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इनसाइड द प्लेट या बिटवीन द प्लेट्स, है ना, 2 प्लेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, यहाँ तक हो गया था ना। देखिए यही जो चीज़ है, यही जो है सिस्टम जो है वो कैपेसिटर में यूज किया जाता है। कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच का दूरी बहुत कम रहने के कारण दे बिहेव एज इनफाइनाइट चार्ज शीट, और इसके वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाया जाता है वो सिग्मा वाई एप्सिलॉन 0 पाया जाता है। इनमें चार्ज जो है एक एक फेस पे होता है अंदर पे, इसलिए एक की वजह से सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन 0, दूसरे की वजह से भी उधर में कितना सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन 0, और दोनों जुट करके कितना आ जाएगा, सिग्मा वाई एप्सिलॉन 0, जैसे आपका रिसेंट चैप्टर में चल रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ होगा बढ़िया से। चलिए तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, U बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना R, एंड ये जो है W एक्सटर्नल के बराबर होता है। एक याद रखिएगा यहाँ पे 2 तरह का फोर्स वर्क करता है, एक एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दोनों के द्वारा जो वर्क जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। बात समझ रहे हैं ना। एक जो है वो चार्ज को दूर ले जा रहा है दूसरे पॉजिटिव चार्ज से, तो दूसरा जो उसके पास ला रहा है ज़बरदस्ती करके। दैट्स वाई इन दोनों का जो वर्क होता है एक दूसरे के क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब उल्टा होता है। एक प्लस तो दूसरा माइनस में रहेगा। याद रखिएगा U बराबर कितना था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। बस समझ रहे हैं ना। एक इसके लिए आया मालूम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q1 है, ठीक है, और इसका फील्ड जो है कुछ इतना है, इसके बाहर से फील्ड के बाहर से एक Q2 चार्ज को जो है वो लाया गया, इस बिंदु तक लाया गया, और डिस्टेंस कितना दिया, R दिया है। एक Q2 को बाहर से उठा करके यहाँ तक लाया गया है।
तो उठा करके लाने में Q2 को जो वर्क किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, है ना, इस पॉइंट तक लाने में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज गिवन बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ बातें बोला गया है। क्या बोला गया है जरा देखिएगा कि फॉर 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसके लिए लागू होता है, तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लागू होता है। उसके बाद में ये भी बात किया है कि अगर यहाँ पे हम लोग Q1 Q2 को साइन के साथ में भरेंगे, किसके साथ में भरेंगे, तो साइन के साथ में भरेंगे यहाँ पे Q1 Q2 को। बात समझ गए ना बढ़िया से। चलिए यहाँ पे बोला उसके बाद में क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस जो होता है, अगर आप एक सिस्टम के लिए निकालते हो, मतलब कि ढेर सारे चार्जेस वहाँ पे है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होता है n/2 इंटू U12, मतलब गिनते गिन दीजिए आप U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U15 इस तरह से UN तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप इसमें ऐसे समझ सकते हो। देखो यहाँ पे सवाल किया हुआ है, तो इसमें 3 चार्जेस है। अच्छा, ये जो लागू जो होता है फॉर्मूला, वो सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम के लिए लागू होता है। ठीक ना, आप याद कीजिए, आपको जो है कन्वेंशनल मेथड भी बताया गया होगा, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो खाली ट्रिक है यहाँ से जो बताया जा रहा है आपको। इसका कॉन्सेप्ट क्या आपको कॉपी में किया गया है, देखिएगा बढ़िया से। क्या किया गया था उसमें मालूम है, सबसे पहले यहाँ से सभी चार्ज को रिमूव किया जाता है, उसके बाद में पहले चार्ज को लाइए, ला करके उसको फिक्स कीजिए, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा था उसको लाने में, तो वहाँ पे उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में पहले को ला करके फिक्स किया, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज वी आर ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज, तो वहाँ पे वर्क लगेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे को ला करके वहाँ पे रख दिए, उसके बाद में पहला और दूसरे के प्रेजेंस में अब तीसरे को लाया जाएगा, तो वहाँ पे अब दोनों विरोध करेंगे, तो दोनों प्रेजेंस में काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे देखो यहाँ पे n जो होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस होता है, नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे सिस्टम में कितना है, 1 2 3 को है ना, तो यहाँ पे 3/2 चल गया। उसके बाद में U12 का मतलब हुआ क्या, ये जैसे मान लो कि चार्ज नंबर 1 है, ये 2 है, ये कितना है, 3 है। 12 का मतलब हुआ 1 और 2 के बीच में, उसके बाद 1 और 3 के बीच में जितना भी चार्ज रहेगा, वो एक पार्टिकुलर चार्ज को सबसे पेयर करते जाइएगा और लिखते जाइएगा। जैसे U12 है, U12 का मतलब हुआ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, A। उसके बाद में आपका कितना है U13 कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई A। उसके बाद में 3 तक ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे n बराबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 तक ही चलेगा। अगर 4 रहता तो 4 तक चलता। उसके बाद में इधर में जो निकल के आएगा वो इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इस ट्रायंगुलर चार्ज सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया वो 3kq² बाई कितना है, तो 1 के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला बिंदु, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टडी फ्रॉम योर कोर्स नोट्स है ना, नोट्स में आपको बता दिया गया है। तो अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो फिजिकली एग्जिस्टिंग वो हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, जिसके हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो बराबर होगा। बात समझ में होगा बढ़िया से। उसके बाद में अगर इसका हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो बोला गया था कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करता। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद में क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ जो है वो बात बोला गया था प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ एनर्जी। किसके बारे में बात करते हैं, सेल्फ एनर्जी। देखिए जो सेल्फ एनर्जी जो होता है ना, ये चार्ज बॉडी के लिए डिफाइन होता है। जैसे आप इस पे चार्ज लाए, ठीक है, चार्ज मान लीजिए 10 कूलम या 20 कूलम भरना, तो एक बार में चार्ज थोड़ी ना लेके आ जाओगे। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना है तो उसमें चार्जर ऐसे डालते हो, पिनो ऐसा चार्ज हो जाता है क्या, नहीं, उसको चार्ज होने के लिए जो है वो कुछ समय लगता है। कुछ समय इसलिए लगता है 1 घंटा आधा घंटा, क्योंकि जो है वो छोटे छोटे चार्ज अमाउंट में जो है लाया जाता है। अब ज़रा से देखिएगा, मान लीजिए कि इस पर 20 कूलम चार्ज आपको लाना है, ठीक है, इसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में चार्ज आप ला रहे हो। अभी इस बॉडी पर जो चार्ज फिलहाल जो आया अभी, मान लीजिए कि 5 सेकंड तक अभी चार्ज आया, तो इस पर अभी चार्ज कितना है, तो 2 कूलम आया है। अब बताएगा कि 2 कूलम के बाद जब जो चार्ज आएगा छोटा छोटा जो आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, वो भी आने वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब वो आ रहा होगा तो 2 कूलम उसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेगा, बोलेगा मेरे पास में मत आओ। और जब रिपेल करेगा ना, तो उसके अगेंस्ट में एक्सटर्नल एजेंट को कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य जो है उसका एनर्जी में जाकर उसके फील्ड में स्टोर हो जाता है, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि सिंगल चार्ज बॉडी में सेल्फ एनर्जी पाया जाएगा। तो वही बोला है कि अगर स्फीयर में बात करें, आपको मालूम होगा कि ABC मतलब चार्ज अगर बाहर रहता है, या स्फेरिकल सेल मत बोलिएगा, अगर स्फीयर ABC है यहाँ पे kq² बाई 2r हो जाएगा। और अगर यहाँ पे जो है सॉलिड स्फीयर है, कौन सा,
जिसमें चार्ज जो है वो अंदर में रहता था, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि स्फीयर कौन सा है, तो डी है, इसमें 3/5 k²/r हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज जो आपको जो है ये वाला क्लास में चला हुआ कैपेसिटर में जब इसमें एनर्जी स्टोर निकालते हैं, तो कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी पाया जाता है उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एंड दैट एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाई 1/2ε0 कितना, तो E² होता है, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कि अगर आपको जो है वो एनर्जी डेंसिटी नहीं, अगर आपको एनर्जी निकालना है तो ये हो जाएगा कितना, 1/2ε0 E² इंटू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। जहाँ पी का वैल्यू अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे आप डाल के बना लो, ठीक है। चलो जी, कितना पेज बचा है जी, शायद 33 तक होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो बोला गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है दो चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज रहता है तो दूसरा क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, और उनके बीच का दूरी क्या होता है, तो बहुत कम होता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे निकल के आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो होता है उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक फिजिकल क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी है ना, जो बताता है कि वो डायपोल जो कितना स्ट्रेंथ है या कितना जो है वो कमज़ोर है। बस समझ रहे ना, कितना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, या कितना उसका जो है वो कमज़ोर है। यहाँ से डायपोल मोमेंट जो होता है वो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो आप, और उनके बीच का दूरी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डायपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू डी वेक्टर। यहाँ पे क्यू पे वेक्टर नहीं चलेगा, माफ़ कीजिएगा लिखने वाले को, है ना, क्यू स्केलर क्वान्टिटी है, ठीक है। तो जो डी का डायरेक्शन होगा वही पी का डायरेक्शन होगा। तो याद रखिएगा कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ रहता है, याद रखिएगा फिजिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार, अगर हम यहाँ पे एक एंगल मान ले डायपोल मोमेंट पे और आर वेक्टर में थीटा, ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा। एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, देखिए इसको बड़ा आराम से आप देखें, देखिए तो ये जो है ना, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है। ये जो है एक जनरल पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है ना, जिसका दूरी कितना जी आर है। अभी आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। याद रखिएगा इस वाले लाइन को जो इनके चार्ज से होकर के पास कर रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल, और इस वाले लाइन को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ऐसा जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, या तो इक्वेटोरियल लाइन है या इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर ए वाला पॉइंट जो है एक्सिस पे अगर रहता है तो यहाँ पे थीटा वाला भाई साहब जो थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और यही वाला पॉइंट जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला थीटा जो है कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एक्सिस पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और यहाँ पे अगर इधर में घूम के आता है तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए बढ़िया से। उसके बाद में आपको यहाँ पे मात्र 2 फॉर्मूला याद करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का, वो भी कहाँ पे, तो जनरल पॉइंट पे। तो यहाँ से E बराबर होता है KP डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और V बराबर होता है KP बाई आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। आप याद रखिए फॉर्मूला, बाकी आप बनाते जाइए। अगर आपको जो है डायपोल में एक्सिस पे E और V का वैल्यू निकालना है तो थीटा बराबर कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 KP बाई आर क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 2 KP बाई आर क्यू आ जाएगा, और V बराबर कितना आ जाएगा, KP बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। भर के देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। उसके बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात करें तो V बराबर 0 हो जाएगा, और V बराबर कितना आ जाएगा, तो KP डिवाइडेड बाई आर क्यू आ जाएगा। बाकी इधर में बात करें इधर में निकलता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो कहाँ पे क्या होगा। तो अगर हम एक्सिस पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर में ही होता है, तो जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है। और बाइसेक्टर पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। बात समझ गए। चलो जी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो समझ गया। अब क्या बोला है ना कि इस डायपोल को जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आप जो है वो डायपोल को रख रहे हो, ठीक है। तो डायपोल को जब रखिएगा तो इस पर फोर्स कितना जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है उतना ही पॉजिटिव लगता है, जितना आगे उतना पीछे, तो ये कहीं नहीं जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर यही फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म रहता, अगर यूनिफॉर्म नहीं रहता, नॉन यूनिफॉर्म रहता, तो फोर्स कभी भी 0 नेट नहीं हो सकता था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम टॉर्क के बात करें तो टॉर्क जो होता है वो चीज़ होता है जो किसी बॉडी को घुमा करके रख दें। तो टॉर्क वेक्टर बराबर जो है वो आर कैप क्रॉस क्या लिखा हुआ है, तो पी कैप लिखा हुआ है, जहाँ पे फॉर्मूला निकल के आएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ पे थीटा का एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ई वेक्टर भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए डाइपोल की बात करें, एक डाइपोल को जो है अगर रोटेट किया जाए किसी भी एंगल थीटा 1 से थीटा 2, तो उसमें वर्क डन जो होता है और डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है। नींद आ रहा है यार। चलिए समझ में आ गया। देखिए टॉर्क का कहानी कहाँ से आता है, ठीक है। तो इस हालात में यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक ना। अगर इसको आप हेड जोड़ करके ऐसे करते हो तो फिर से इसमें जो है टॉर्क डेवलप हो जाएगा और टॉर्क डेवलप जो होगा वो अपना पूर्ण अवस्था में लाना चाहेगा, तो यही टॉर्क इसमें होता है, ठीक ना। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल के आ जाता है पी ई इंटू कितना, तो साइन थीटा, पी ई इंटू कितना, साइन थीटा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा यहाँ पे, तो थीटा मैक्सिमम जब होना चाहिए, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 कहाँ पे, जब थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री, तो टॉर्क इस केस में मैक्सिमम लगता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक डायपोल को रखा जाए तो उस डायपोल पे जो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगता है, तो मैक्सिमम लगता है। अगला जो पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए डायपोल, ये आपको पीछे में शायद बताया गया। तो पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कितना होता है, कॉस थीटा 2 होता है। अगला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल के बारे में बात करें तो यू बराबर कितना होता है, पी ई कॉस थीटा के बराबर, पी ई कॉस थीटा के बराबर ए माइनस है भाई साहब, ठीक ना, या तो यू बराबर माइनस पी डॉट ई वेक्टर होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा, डॉट में कॉस चलता है और क्रॉस में साइन चलता है। अगर हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करें तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस दो तरह का होता है, एक ओपन सरफेस होता है, दूसरा क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। अगर हम ओपन सरफेस में एरिया के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों में से कुछ भी ले लीजिएगा। अगर क्लोज सरफेस है तो सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक करता है, अगर इसका डिफिनेशन दिया जाए तो ये होता है क्या कि किसी भी सरफेस से जितना संख्या में इलेक्ट्रिक लाइन जो है परपेंडिकुलरली पास करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बात समझिएगा पहले, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटे से सरफेस से मान लीजिए कि फ्लक्स लिंक कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, तो इससे दिया जाएगा डी फाई बराबर ई कॉस थीटा इंटू डी एस। देखिए सबसे पहले शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद में मेन नोट्स में जाइएगा और गर्दा गर्द करके रिवाइज कीजिएगा। बात समझ में आए, जितना भी सीट का सवाल है एकदम 2 बार 3 बार हर एक सवाल को सोल्व कर देना, ताकि लगे नहीं कि ये सवाल जो है हमसे नहीं हो पाएगा। जब भी कोई पूछे उठा के दिन में, रात में, 4 बजे भोर में, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि कहाँ से कैसे बनेगा, ठीक है। चलो जी, अगर हम इसका जो है पूरे सरफेस पे अगर हम फ्लक्स का बात करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब फाई जब निकलेगा तो इंटीग्रेशन ए डी एस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया बढ़िया से। उसके बाद में बोला है कि जो फ्लक्स जो होता है वो चूँकि यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी लिख सकते थे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बोला है कि जो फ्लक्स जो होता है किसी भी तरह का फ्लक्स हो, एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका अगर हम एस यूनिट की बात करें तो क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर या वोल्ट मीटर के बराबर होता है, ठीक है। बहुत लंबा चीज़ नहीं है, डायमेंशन निकाल लीजिएगा अपने से, ठीक है। उसके बाद में बात बोला है कि द फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। अगर कोई क्लोज सरफेस है ना और बाहर में फील्ड पाया गया है तो उसके वजह से जो फ्लक्स जो लिंक करेगा वो किसी भी तरह का फ्लक्स उसमें लिंक नहीं आएगा। बात समझ में आ गया बढ़िया से। चलो जी
बशर्ते अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। 1 2 3 पेज में हो जाएगा भाई, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा, इस पेज में तो ज़्यादा मेहनत नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। किसके? गॉस लॉ के बारे में, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले बारे में बात करते हैं कि गॉस लॉ आखिरकार जो है वो आया क्यों दिया। तो बोला गया है क्या कि किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से, सिमेट्रिक चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे निकालना हो, अंदर बाहर बॉडी में कहीं पे भी निकालना हो, तो यहाँ से हम लोग जो है गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। तो गॉस लॉ बोला गया द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द यूनिट इनसाइड, ठीक है। और इसी चीज़ को बोला गया था कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनसाइड, ठीक है। ये सेम चीज़ होता है। हालांकि इसी डिफिनेशन को याद कीजिएगा, आसान डिफिनेशन है। उसके बारे में बात किया है क्या कि इंटीग्रेशन ए cos थीटा ds बराबर क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ओवर द क्लोज सरफेस। जो अभी हमने बात बोला था वही चीज़ है, ठीक ना। चलो जी, अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कि निकालना आपको जो है फाइनेट निकालना है, तो ये बोला है क्या कि क्यू नेट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो क्यू नेट कौन कौन है इसमें, 1 है, 2 है और कौन है, तो 4 है, 3 इसमें नहीं है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। जो अंदर में है वो खाएगा, बाहर जो रहेगा वो पछताएगा, ठीक है। तो फाइनेट बराबर यहाँ से निकल गया, अंदर में टोटल चार्ज भर दो, बाई एप्सिलॉन 0 भर दो, और फाइनेट जब इसमें जब निकल गया भाई कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जितना इन करेगा उतना आउट कर जाएगा। उसके बाद में बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ, चेक फ्रॉम द नोट। आप नोट चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। मैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 1 रात बजने को है, नींद आ रहा है, कल क्लास सुबह में 6 बजे से यार। तो आज शनिवार है, सुपर संडे चलाना है। 15 नंबर टॉपिक जो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द स्फीयर। तो इसमें आपको जो है वो ABC 3 स्फीयर जो है वो एक ही जैसा होता है, एक ही चार्ज पैटर्न रखता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो है इसमें हम लोग जो है वो ABC को एक जगह रखें, बात समझ में, और D को हम लोग जो है वो अलग रखें। D जो है वो अंदर में चार्ज भरा हुआ है, बात समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर स्फीयर के केस में सरफेस या सरफेस से बाहर तुम कुछ भी निकाल ले हो, तो उस स्फीयर को हम लोग पॉइंट चार्ज मान करके पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देते हैं। और अगर वही जो है सरफेस या सरफेस के बाहर कोई लाइन चार्ज के लिए, सिलेंड्रिकल चार्ज के लिए आ रहा है, तो उसको आप जो है कंप्लेन जल्दी से करेंगे। और उसके बाद में देखिए वहाँ पे 4 स्फीयर था, जिसमें 3 स्फीयर में ABC में चार्ज बाहर था, और जो स्फीयर जो एक जो मिल रहा है वो D है, उसमें चार्ज अंदर में था, है ना। ABC में जो है 2 जो है कंडक्टिंग था, जिसमें एक सॉलिड एक हॉलो है, और जो C जो है वो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। बाकी जो D वाला जो है वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो यहाँ पे ABC को देखो साथ में रखा गया और D को इधर में रखा गया। तो बोला गया था कि कोई भी स्फीयर हो, उसके सरफेस पे, सरफेस से बाहर हम लोग देखते हैं तो उसको जो है पॉइंट चार्ज मानते हैं। तो हम आउटसाइड में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड में देखें पोटेंशियल, इसमें आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है। तो E बराबर कितना k/r², और V बराबर कितना k/r। D वाला में भी देखिएगा तो ये कितना k/r², और V बराबर कितना k/r। अब बच गया कौन, इनसाइड। कौन बच गया, इनसाइड। अब देखिए ABC में देखिएगा तो अंदर में चार्ज नहीं पाया गया। जहाँ पे गॉस लॉ से बोला जाता है कि जिसके अंदर में चार्ज नहीं पाया जाता वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो ABC के केस में E इनसाइड का वैल्यू कितना हो गया, 0। और बोला गया है कि जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि E बराबर होता है -dV डिवाइडेड बाई dr, ठीक है। अब E बराबर कितना वैल्यू है, तो 0 है, तो dV डिवाइडेड बाई dr बराबर कितना गया, 0। तो बोलेगा कोई तो V का क्या ऐसा वैल्यू रहा होगा, है ना, जिसका डिफ्रेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में 0 है। तो V का मतलब जो है वो क्या रहा होगा, तो कांस्टेंट रहा होगा, R के साथ में नहीं बदल रहा होगा, ठीक है। तो ABC स्फीयर में जो है वो तीनों में जो निकल के आएगा पोटेंशियल, वो सभी जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब अंदर में कहीं पे भी पोटेंशियल उनका वही होता है जो उनके सरफेस पे पाया जाता है। जैसे पूछेगा कि ABC के केस में सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, बोलिए, कैपिटल R इसका रेडियस है, तो कितना हो जाएगा, k/r हो जाएगा।
सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, तो KQ/R ही हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि ABC के केस में कहीं पे भी पोटेंशियल अंदर में चेक करो, सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर होगा, और सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², जहाँ पे R कौन सा है, उसका रेडियस से बड़ा वाला R है। ठीक है, अब यहाँ से बच गया क्या, डी स्फीयर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना निकल के आता है, पोटेंशियल का वैल्यू जो है इतना निकल के आता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ग्राफ के बारे में यार, ग्राफ में तुम एक्सपर्ट हो। ठीक है, ग्राफ आपको काफ़ी बारीकी से पढ़ाया गया है, तो ग्राफ में भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आउटसाइड में अगर बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसा नेचर का है, 2 डिग्री हाइपरबोला। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 डिग्री हाइपरबोला बना दो, है ना, चाहे ABC रहे चाहे D रहे। और अगर हम बाहर में बात करें किसका, बाहर में बात करें किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो ये 1 डिग्री हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग जो ग्राफ है वो आपका स्फीयर D का पोटेंशियल का ग्राफ है। पहले जो है वो 2 डिग्री चलता है क्या, पैराबोला, उसके बाद में 1 डिग्री हाइपरबोला। देखिए यहाँ पे ग्राफ एकदम पूरा एग्जैक्ट चारों का किया हुआ है। ये ABC का है और बाकी किसका है, तो D का है। बात समझ गए ना। अंदर में यहाँ पे ABC के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था, किसी भी तरह का कोई ग्राफ नहीं पाया गया था, किसी भी तरह का कोई ग्राफ इसमें नहीं पाया गया था। है ना, देखिए इस तरह से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अंदर में E का वैल्यू कितना है, 0 है। सरफेस पे जैसे यहाँ तक KQ/R² के बराबर हो जाता है। बाकी देख लो, देखो इसी के बारे में बात कर रहे थे, D के जो पोटेंशियल है ना वो वाला, ये जो है 2 डिग्री क्या चलता है, पैराबोला, उसके बाद में 1 डिग्री हाइपरबोला चलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से है जो चीज़ें, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये चैप्टर जो है वो क्या होता है, तो समाप्त होता है ना, बल्ले बल्ले। और इसमें अगर कुछ छूटा है तो आप नीचे में लिख लेंगे, खाली जगह बचा हुआ होगा। और दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, काफ़ी नींद आ रहा था हमें, रात हो गया यार, थका हुआ शरीर है। तो आप लोग जम के देखिए, है ना, काफ़ी मेहनत करके भाई साहब ये वीडियो बनाया गया है। अब पीछे में देख रहे होंगे कि पहले शॉर्ट नोट्स तैयार किया जाता है, उसके बाद जो है ये जो है वीडियो बनाया जाता है, रिकॉर्डिंग होता है, अपलोडिंग होता है, एडिटिंग होता है, बहुत कुछ होता है, समझे ना। तो आई एम डूइंग a lot of work just for you, just for your revision, so please give your crucial time to your study and watch this video till the end, and the main thing is that आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक ना, खाली बात बनाइए नहीं, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से समझिए, जहाँ पे दिक्कत कहीं पे होता है तो आप पूछिए। हाँ, तो रिवाइज करने का तरीका क्या है हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद में बात समझ में आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपको सेम चीज़ आपको प्रिंट में मिलने वाला है, एकदम सेम जो अभी जो चला है। और इसके बाद में आपको क्या करना है जी, तो मेन नोट्स में जाइए, पूरा बढ़िया से देखो, उसके बाद में सवाल ऑलरेडी आप लोग बना चुके हो, फिर एक बार फिर से बना लेना, और देखना कि 2-4 बात जो है फिर से अच्छा जो लगेगा वो शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, तो लगे ना कि थोड़ा सा कुछ जो है और होना चाहिए, उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहीं पे क्लास समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।